हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्यम और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल सत्यम डिजिटल में। तो जैसा कि आप यहां देख रहे होंगे, खोटा का जेएसएससी सीजीएल का चैप्टर 3 है। जी हाँ दोस्तों, तो जो खोटा का जो सीजीएल का गद्य भाग है, उसका जो पहला जो पुस्तक है जो कि कहानी संग्रह है चितरंजन महतो चित्रा द्वारा जो छाहर लिखा गया, उसमें 10 चैप्टर हैं। तो उसका ये तीसरा चैप्टर है। मैंने पहला और दूसरा वीडियो जो है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियो वो आपको दे दिया हूँ। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। आप वहां से चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियो देख सकते हैं। तो अब आइए छाहर के तीसरे चैप्टर को हम देखते हैं। तो तीसरा जो चैप्टर है उसका नाम है हम कैसे जियब। हम कैसे जियब। तो इसमें देखिए यहाँ पे दो व्यक्तियों का नाम आता है, महेशर और पार्वती। महेशर और पार्वती जो है वो पति पत्नी है। महेशर जो है वो बहुत पहले ही अपने गांव को छोड़कर शहर में नौकरी के लिए बस गया है और उसकी पत्नी पार्वती है। अब क्या होता है कि महेशर बहुत दिनों से अपने गांव को छोड़े हुए उस बहुत समय बीत जाता है। तो महेशर जो है वो 15 दिनों की छुट्टी लेता है और वो घूमने के लिए निकलता है। तो घूमने के लिए अपने गांव कहाँ जाता है, मुरपा गांव जाता है, जहां उसका भतीजा कौन रहता है, तो रघुनाथ रहता है। तो याद रखिएगा, महेशर जो है वो छुट्टी लेके घूमने कहाँ जाता है, मुरपा गांव जाता है। और मुरपा गांव में कौन रहता था, तो महेशर का भतीजा रहता था जिसका नाम था रघुनाथ। देखिए महेशर जो है वो मुरपा गांव तो पहले बहुत बार आ चुका था, लेकिन जो पार्वती थी वो पहली बार मुरपा गांव आ रही थी महेशर के साथ में। ये दोनों जो है वो अपने चरचकिया वाहन से शाम के समय में मुरपा गांव पहुंचते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो इसका भतीजा रघुनाथ था ये गांव में रहता था, मुरपा गांव में। और रघुनाथ की जो बड़की बहू भंदरुआ माई थी, उसके बाद पार्वती की ननद का नाम जो है वो मोहरी है। तो थोड़ा सा मुरपा गांव के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। मुरपा गांव जो था दोस्तों वो उग्रवाद प्रभावित गांव था। यहाँ एमसीसी का बोलबाला था। एमसीसी जो था वो जोर जबरदस्ती करके लोगों को अपने संगठन में शामिल कर लेती थी। उसके बाद अगर यहाँ पे एमसीसी वाले अगर किसी गांव के पुरुष सदस्य को किसी पुलिस से बात करते हुए अगर देख भी लेते थे, तो ये शक जाहिर करते थे कि ये पुलिस का मुखबिरी हो सकता है। यानी उग्रवादियों की जो गुप्त सूचना है या उनकी जो भी जानकारियां हैं वो पुलिस तक पहुंचाता है। और इस शक में, मुखबिरी के शक में, वो क्या करते थे, ग्राम वासियों के जो पुरुष लोग थे उनकी हत्या कर देते थे। वहीं जो पुरुष वहीं जो पुलिस थी वो भी क्या करती थी, जो भी इस मुरबा गांव के निवासी थे, जो भी पुरुष, खास करके जो पुरुष वर्ग था, उनको क्या करती थी, उग्रवादी समझ के या तो कभी मुठभेड़ में मार देती थी, या फिर वो इस गांव के जो पुरुष वर्ग था वो क्या, वो बहुत से लोग जो थे वो जेल में सड़ रहे थे। तो देखा जाए तो ये जो मेनली जो हम कैसे जिए, अब ये जो कहानी है वो क्या है, तो एक उग्रवाद प्रभावित गांव की कहानी है। तो महेश्वर और पार्वती जो है वो बहुत दिनों बाद क्या होते हैं, मुरपा गांव की ओर 15 दिनों की छुट्टी लेकर जाते हैं, जहां वो एक क्या होते हैं, शाम में पहुंचते हैं। जब महेश्वर शाम में पहुंचता है अपने चरचकिया वाहन से, जब महेश्वर शाम में मुरपा गांव पहुंचता है अपने भतीजे रघुनाथ के घर, तो ये उसके जो चरचकिया वाहन के लाइट हैं वो जलते रहते हैं और वो घर पहुंचता है। तो उस गांव के जितने भी खास करके पुरुष लोग जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, गाड़ी को देखकर और गाड़ी के लाइट को देखकर सभी छुप जाते हैं। सभी छुप जाते हैं। उन्हें लगता है कि पुलिस, कारण क्या था, पुलिस जो है वो गांव में क्या करता है कि एमसीसी समझकर गांव वासियों को तंग किया करती थी कि ये लोग उग्रवादी है, उग्रवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं। पुलिस का ऐसा मानना था। और उग्रवादी लोग भी गांव वासियों को तंग करते थे कि ये पुलिस मुखबिरी करते हैं। तो इस तरह से इन दोनों पुलिस और एमसीसी के बीच में गांव वासियों क्या हुआ, परेशान हो गए थे। और कितने भी लोग जो हैं सो मारे जा रहे थे। रोजगार इस गांव से खत्म हो गया, लोग पलायन कर रहे थे। पलायन, बहुत से लोग पलायन कर चुके थे। लोगों के पास जीविका का कोई साधन नहीं था। तो जब ये लोग पहुंचते हैं कहाँ, रघुनाथ के घर जब पहुंचते हैं, तो जो पार्वती होती है महेश्वर की पत्नी,
वो क्या करती है, रघुनाथ की जो बहू लोग रहती है, दो उसकी बहू हैं रघुनाथ की, उन लोग के साथ काम बटाने लगती है, गप्पे सप्पे करने लगती है। लेकिन रघुनाथ जो होता है वो उस समय घर में नहीं होता है, वो थोड़ी देर बाद शाम में आता है घर में। जब वो घर में रात में आता है तो देखता है अपने चाचा को, तो खुश होता है, उन्हें प्रणाम करता है और गांव के स्थिति के बारे में जानकारी देता है रघुनाथ कि चाचा ये गांव उग्रवाद प्रभावित हो चुका है, कैसे पुलिस और एमसीसी के बीच में ये गांव वासी पिस रहे हैं, कैसे युवा वर्ग मारे जा रहे हैं। ये सारी जानकारी कौन देता है, तो रघुनाथ अपने चाचा महेश्वर को बताता है कि ये गांव जो है वो क्या है, उग्रवाद उग्रवाद का दंश झेल रहा है, कभी पुलिस के हाथों तो कभी एमसीसीओ के हाथों, और यहाँ पे लोगों के पास जीविका का कोई साधन नहीं रह गया है। इसी बीच में खाने पीने का बात चलने लगता है कि अब ये लोग मेहमान लोग आए हैं, इतनों दिनों के बाद रघुनाथ के चाचा चाची आए हैं, तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाए, कुछ अच्छे भोजन की किया जाए। लेकिन जो पार्वती और महेश्वर हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, खाना रहने दो, खाना हम खा के आए हैं। पार्वती कहती है कि हम अपनी ननद अपनी ननद जो है, उनकी ननद का क्या नाम था, मोहरी नाम था, यानी कि महेश्वर की बहन का नाम मोहरी था। तो ये लोग मुरपा गांव जो है रघुनाथ के पास आने से पहले ये लोग कहाँ से आ रहे थे, ये लोग अपनी ननद के पास से पार्वती आ रही थी, यानी महेश्वर अपनी बहन, महेश्वर की बहन हुई, पार्वती की ननद कौन हुई, महेश्वर की बहन हुई, उसके पास से ये लोग खा पी के ही तुरंत आ रहे थे, किसके पास, रघुनाथ के पास आए थे, इसीलिए ये लोग खाने को मना कर देते हैं। धीरे धीरे समय बीतते जाता है, महेश्वर और रघुनाथ गप्पे सप्पे करते रहते हैं, और जब थोड़ी सी और रात होती है, जब थोड़ी सी और रात होती है तो रघुनाथ का मन करता है कि दारू पीता था, काम करके थका हारा था, तो सोचा कि थोड़ा सा 2 गिलास दारू पिया जाए, थोड़ा नींद अच्छी आएगी। यही सोच के सोचा कि चलो थोड़ा दारू पिया जाए। लेकिन अब वो अपने चाचा को कैसे कहता कि चाचा चलो दारू पीने के लिए। तो क्या करता है, महेश्वर जो है वो गप कर रहा था अपने भतीजे के साथ, रघुनाथ के साथ। लेकिन रघुनाथ इसी बीच में बोलता है कि चाचा सो चलिए आते हैं नीचे टोला से। अब देखिए गांव, अब नीचे जो टोला होता है उनके गांव का, उसका नाम होता है बेदिया टोला। देखिए गांव का ही एक टोला है। हमारे गांव में भी देखते होंगे कि बहुत सारे, एक ही गांव है लेकिन उसमें 3 4 10 टोले हैं। किसी टोला का कुछ नाम रख दिया गया है, कोई जैसे बोलता है नीचे टोला, तो कोई बोलता है ऊपरी टोला। तो उसी तरह उनके गांव का एक टोला था जिसका नाम था बेदिया टोला। इस टोला में क्या होता है, एक चुनिया नामक स्त्री रहती है जो दारू बेचती है। तो ये दारू क्यों बेचती है, तो ये भी जो है इस उग्रवाद का दंश झेल रही थी, जिसमें इसका पति जो है वो मारा गया था। इसका पति का नाम है सो डमरू है, और इसकी बेटी का नाम कर्मी है। देखिए चुनिया का पति जो है वो सिर्फ पुलिस से कुछ बातें कर रहा था, और उग्रवादियों को ये शक हो गया कि ये पुलिस का मुखबिरी है, यानी कि उग्रवादियों की गुप्त जानकारियां, उग्रवादियों के बारे में जो उनका निजी जानकारियां हैं वो किसको देता है, ये डमरू पुलिस को देता है। और इसी शक में जो है सो उग्रवादी क्या करते हैं, डमरू की हत्या कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि चुनिया अपने गुजर बसर करने के लिए, अपने जीविका के लिए क्या करती है, दारू चुआती है और दारू बेचने का काम करने लगती है। और इसी चुनिया के पास कौन जाता है, रघुनाथ अपने चाचा महेश्वर के साथ दारू पीने के लिए जाता है। तो जैसे ही रघुनाथ पहुंचता है चुनिया के घर, तो बाहर जो सिकड़ी होता है, पुराने घर में आप देखते होंगे कि सिकड़ी होता है, तो उसे रघुनाथ बजाता है और कहता है एक कर्मी के माए। कर्मी कौन थी, तो चुनिया की बेटी थी कर्मी, उसी उसी के उसकी बेटी के नाम से पुकारता है, एक कर्मी के माए दरवाजा खोला। तो चुनिया दरवाजा खोलती है, और महेश्वर और जो ये अथी होते हैं, क्या नाम है, महेश्वर और रघुनाथ, ये दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। दोनों अंदर जाने के बाद क्या होते हैं कि जो रघुनाथ था वो दारू के लिए बोलता है चुनिया को कि एक कर्मी माए तनी दारू पियाओ हमरा। वो पीते हैं, वो चाचा को भी बोलता है, तो चाचा जो उसके महेश्वर होते हैं वो पीने से मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं हम नहीं पिएंगे। और वहां पे रघुनाथ दारू पीने लगता है। चुनिया की 2 बेटी हैं और एक बेटा है, लेकिन कोई भी स्कूल नहीं जाता है। तो यहाँ पे रघुनाथ जो है वो दारू पीने लगता है। जब रघुनाथ दारू पी रहा होता है तो उसी समय जो महेश्वर होते हैं वो क्या करते हैं, चुनिया से उसके हालात के बारे में, उसके जीविका के बारे में,
उसके रहन सहन के बारे में, कुछ हद तक गांव के जो हालात हैं उस उग्रवादी और इस पुलिस के बीच में गांव कैसे पिस रहा है, इसकी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं महेसर। तो महेसर जो है वो चुनिया से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते हैं? तो चुनिया बताते हैं कि नहीं, मेरे बच्चे तो स्कूल नहीं जाते हैं। जब ये इसके पिताजी डमरू जिंदा थे उस समय तो ये स्कूल जाते हैं, लेकिन फिलहाल अभी ये स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतना आमदनी नहीं है कि हम अपने बच्चे को स्कूल भेज सकें। अभी तक हम किसी तरह से अपनी जीविका चला रहे हैं, बस यही दारू बेच के यही हमारा जीविका का साधन है, इसी से हमारी कुछ आमदनी हो रही है और हम अपनी जीविका चला रहे हैं। मतलब कि देखिए यह कहानी एक ऐसे गांव की है जो उग्रवाद से प्रभावित है। यहाँ के लोगों को क्या होता है, पुलिस और एमसीसी की मुठभेड़ में क्या हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। पुलिस इन्हें एमसीसी समझकर मार रही है और उठाकर जेल भेज रहे हैं। तो वही एमसीसी वाले जो है गांव के लोगों को क्या कर रहे हैं, पुलिस मुखबिरी के आरोप में मार रहे हैं तथा लालच देकर अपने संगठन में भी शामिल कर रहे हैं। इस कारण से पूरे गांव वासी परेशान है। ये सब क्या है, ये सारी बातें जो है वो चुनिया जो है किसको बताती है, महेसर को बताती है कि यही तो इस गांव में है, मेरे पति ने थोड़ा सा पुलिस से बात क्या किया, उग्रवादियों ने उनकी हत्या कर दी कि ये पुलिस मुखबिरी करता है और जिसके कारण हमारे पास जीविका का कोई साधन नहीं है। हम दारू चुआ के यही बेच रहे हैं, यही हमारी आमदनी है। पहले इसके पिताजी, कर्मी के पिताजी जो कि डमरू हैं, ये जीवित थे तो ये करते थे सारा काम धाम, आमदनी अच्छा था, तो बच्चे भी स्कूल जा रहे थे। लेकिन अब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो इस कहानी में यही दिखाया गया है कि कैसे पुलिस और एमसीसी के बीच में मुठभेड़ हो रही है, कैसे गांव के युवा वर्ग जो है वो मारे जा रहे हैं। इस गांव का तरक्की नहीं हो रहा है, लोगों का जीविका का जो है वो सारी समाप्त हो गई है। लोग दारू बेच के अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हम कैसे जिए अब कहानी का एक सारांश है। आप यहाँ पे देखिएगा कि इस कहानी में उग्रवाद प्रभावित एक गांव की विकट दशा का वर्णन किया गया है। गांव छोड़कर बरसों पहले नौकरी के लिए शहर में बसे महेश्वर बाबू छुट्टी लेकर अपनी पत्नी पार्वती के साथ अपने गांव घर घूमने आए हैं। इनकी 4 चक्का वाहन को देखकर गांव के पुरुष लोग जहां तहां छुप जाते हैं। बाद में अपने भतीजे रघुनाथ से पता चलता है कि यह गांव उग्रवाद और पुलिस के दमन की चक्की में क्या है, पिस रहा है। जब तक पुलिस की गाड़ी आकर निर्दोष ग्रामीणों को उग्रवादी के शक में उठाकर ले जाती है। मैंने आपको कहानी के शुरुआत में बताया था कि जब महेश्वर और पार्वती शाम के समय अपने 4 चक्का वाहन से आते हैं मुरपा गांव अपने भतीजे से मिलने, रघुनाथ से मिलने, तो उनके गाड़ी 4 चक्का गाड़ी देखकर, उनके गाड़ी का लाइट देखकर गांव के जो युवा वर्ग थे वो क्या करते हैं, सभी छुप जाते हैं। उन्हें लगता है कि पुलिस की गाड़ी आई है और निर्दोष ग्रामीणों को उग्रवादी के शक में क्या करेगी, उठाकर ले जाएगी। और उग्रवादी भी पुलिस की मुखबिरी के शक में क्या करते हैं, ग्रामीणों पर जुल्म ढाते रहते हैं। कभी भी कुछ होता है, कहीं भी उग्रवाद घटना होती है तो यहाँ पे लाके ग्रामीणों को पुलिस द्वारा मारा जाता है, उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है। तो इस तरह से उग्रवाद और पुलिस के बीच में क्या होता है, ग्रामीण वासियों पिस रहे हैं। अपने बाल बच्चों का पालन पोषण के लिए अब दारू चुराने पिलाने का धंधा के लिए क्या हुए, गांव वासी जो है वो मजबूर हो गए हैं। इसी में एक कहानी आती है किसकी, चुनिया का, जो अपने पुलिस से सिर्फ बात करने के कारण क्या होता है, उग्रवादियों ने उसका पति शिकार हो गया और उसे मृत्यु दंड दे देते हैं उग्रवादी लोग। तो गांव में लोगों का जीना क्या हो गया, मुहाल हो गया। यही सब कहानी कौन बताती है, चुनिया बाप बताती है। किसको, तो महेश्वर को, और वहाँ जो दारू पी रहा होता है उनका भतीजा रघुनाथ, उनको बताती है। उसके बाद इन दोनों का वहाँ से दारू पिया हो जाता है और ये दोनों वहाँ से क्या होते हैं, अपने घर यानी कि रघुनाथ के घर की ओर दोनों निकल जाते हैं चुनिया के घर से।